एक बार फिर से समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच में यहाँ पर लफड़ा हो चुका है। ऐसा लग रहा है 4 साल बाद भी समीर वानखेड़े के अंदर दिमाग नहीं आया, अभी तक भी दिमाग से बालक बुद्धि है पूरी तरीके से। फिर इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, इसके साथ रेखा गुप्ता के बारे में बात करेंगे, दिलजीत दोसांझ के बारे में बात करेंगे और आज आपको बताऊंगा नकल जिहाद के बारे में। यस, ये नए टाइप का निकाल के लेकर आए हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताने का काम करूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं माय फ्रेंड एंड इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से। सबसे पहले इसने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उसके बाद इसने H1B वीजा के ऊपर $1 लाख की फीस लगा दी। एंड आज ये पता चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर इसने 100% टैरिफ लगा दिया है। अभी जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, इससे इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट एट रिस्क आ चुका है बुरी तरीके से। बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत यहाँ पर पतली हो चुकी है। एंड ये जो टैरिफ है ये 1 अक्टूबर 2025 से लगाने की यहाँ पर बात करी जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका का ये कहना है कि अगर कोई कंपनी अमेरिका से डील करती है और अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती है तो उसको इस पूरे के पूरे 100% टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पर गर्दन पे तलवार रख के उनके ऊपर टैरिफ लगा के उनको कहा जा रहा है कि तुम अमेरिका के अंदर कंपनी सेटअप करने का काम करो। गर्दन पे तलवार रख के बिजनेस, ये आइडिया कुछ सुना सुना लग रहा है। आपको याद है तो बताना कमेंट सेक्शन में। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की बड़ी फार्मा कंपनीज को, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन और बिंदो। इसके अलावा ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, फर्नीचर के ऊपर 30% का टैरिफ लगाया और ट्रक्स के ऊपर भी 25% का यहाँ पर टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इंडिया को सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ से। अब इन टैरिफ से डेफिनेटली इंडियन बिजनेसेस को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि ये कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज आखिरकार कहां है। H1B वीजा के ऊपर फीस लगा दी गई, उससे इंडिया को सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया, उससे भी इंडिया को बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। कल ही पाकिस्तान की PM के साथ मीटिंग हुई है, आर्मी चीफ के साथ भी मीटिंग हुई है एंड एक क्लोज डोर मीटिंग होल्ड करी है ट्रंप ने। ऐसी क्लोज डोर मीटिंग मोदी जी के साथ होल्ड क्यों नहीं हो रही? हमारी फॉरेन पॉलिसीज कहां पर है आखिरकार? वैसे ना ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा सवाल पूछोगे तो CBI इंक्वायरी बैठ जाएगी तुम्हारे ऊपर, जैसे कि सोनम वांगचुक के ऊपर बैठ चुकी है। हमने रिसेंटली देखा कि लद्दाख में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, जनता के अंदर एग्रेशन निकल करके सामने आया और जैसी हिंसा हुई प्रोटेस्ट के अंदर, उसके बाद से सोनम वांगचुक को ये लोग कहने लगे कि ये तो चाइना का एजेंट है, डीप स्टेट एजेंट है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस का एजेंट है। एंड अब देश की सरकार ने यहाँ पर एक्शन लिया है। सोनम वांगचुक के ऊपर CBI इंक्वायरी इस टाइम पर बिठा दी गई है एंड ये कहा जा रहा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, फॉरेन फंडिंग इनको आती है बहुत बड़े लेवल पर। इनफैक्ट इनका FCRA लाइसेंस जो है उसको भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैंसिल कर दिया है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के टाइम पर सोनम वांगचुक ने ओपनली मोदी जी को सपोर्ट किया था, इसकी वीडियो बनाई थी एंड उस टाइम पर मोदी जी के भक्तों ने सोनम वांगचुक को सेलिब्रेट भी किया था। लेकिन आज उसी सोनम वांगचुक के ऊपर इतनी बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, CBI इंक्वायरी, मनी लॉन्ड्रिंग तक के इनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। कहीं से लग रहा है आपको सोनम वांगचुक ने मनी लॉन्ड्रिंग करी होगी? सोनम वांगचुक अगर मोदी जी को प्रेज भी कर रहा हो ना, तो भी मैं ये बात नहीं मान सकता कि सोनम वांगचुक ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर करी होगी। उनके लाइफस्टाइल को देख करके लगता है यार। इनफैक्ट ID सेल के 2 रुपए वाले ट्रोल्स ये भी कह रहे हैं कि 3 इडियट्स जो मूवी थी वो एक PR अटेम्प्ट था सोनम वांगचुक को लॉन्च करने के लिए। सोनम वांगचुक को लॉन्च करने के लिए आमिर खान ने यहाँ पर PR अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली में 3 इडियट्स जो मूवी है वो एक बुक के ऊपर बेस्ड है जो कि चेतन भगत ने लिखी थी। यानी कि चेतन भगत ने सोनम वांगचुक को लॉन्च करने के लिए काम किया था। चेतन भगत खुद मोदी जी का भक्त रह चुका है यार, बहुत बड़ा यहाँ पर। खुद सोच लो क्या बोल रहे हो। अब आने वाले टाइम में सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इससे लद्दाख का मूवमेंट क्या वो स्लो डाउन हो जाएगा? मुझे खैर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये पब्लिक के अंदर है, कुछ सोनम वांगचुक का बनाया हुआ, क्रिएट करा हुआ गुस्सा नहीं था यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ रेखा गुप्ता के बारे में। रेखा गुप्ता इतनी ज्यादा रिस्की है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। रेखा गुप्ता ने एक जजमेंट पास किया और ये बोला कि जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं इनको देर रात तक अब सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब ये ढोल लगाड़े जो है देर रात तक आपके कानों के ऊपर बजाए जाएंगे। चाहे आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो या फिर आपकी तबियत खराब हो, आपके सर पे ढोल बजाया जाएगा। मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई? तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजों को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि हिंदू उत्सवों को मनाने के लिए टाइम लिमिट क्यों लगाई जाती थी? अब तक हिंदू उत्सवों के ऊपर ही टाइम लिमिट लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टाइम लिमिट वाला पूरा कॉन्सेप्ट होता है
ये सारे के सारे फेस्टिवल्स के लिए होता है, सारे धर्मों के लिए होता है। ये एक यूनिफॉर्म लॉ है पूरी कंट्री के लिए, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है ये ऐसा लॉ। दूसरी चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ये लॉ किसने बनाया? ये देश की सरकार ने ही यहाँ पर बना रखा है। देश की सरकार में कौन बैठे हुए हैं? मोदी जी बैठे हैं। अगर ये इतना ही एंटी हिंदू टाइप का लॉ है तो मोदी जी ने हटा क्यों नहीं दिया? 11 साल से मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है। तीसरी चीज यहाँ पर रेखा गुप्ता कह रही है कि टाइम लिमिट हटा दी गई है, रामलीला से टाइम लिमिट हटा दी गई है। तो अब क्या यहाँ पर राम जी क्या रात को 10 बजे आएंगे, रात को 12 बजे यहाँ पर रावण का वध किया जाएगा क्या? अभी तक हम देखते थे कि रामलीला होती थी 6 बजे के आसपास रावण का वध कर दिया जाता था। रावण के पटाखे 6, 6:30 या फिर मैक्सिमम 7 बजे तक यहाँ पर फूट जाते थे, जिसको कि सब लोग देखते थे, एंजॉय करते थे, उसके बाद अपने घर जाते थे और आराम से अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने का काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब रात को 12 बजे तक रामलीला यहाँ पर चलेंगी, 12 बजे तक रावण को यहाँ पर फोड़ा जाएगा और फैमिली टाइम तो तुम्हारा गया भाड़ में। अब देखो मेरे हिसाब से सेलिब्रेशन होने चाहिए, पूरे रात सेलिब्रेशन करो, मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे क्या पूरी रात सेलिब्रेशन होना चाहिए? पब्लिक प्लेस पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। अगर आपका कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर है तो आप उस सेलिब्रेशन को बाकी सब लोगों के ऊपर फोर्स आखिरकार कैसे कर सकते हो? और जैसा मैंने बताया कि पब्लिक प्लेसेस की सेलिब्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है। कई सारे लोगों का घर आसपास होता है, कई लोगों की दुकानें आसपास होती है। अगर रात को 12 बजे तक सेलिब्रेशन चलेगा तो इसका सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाएगा? अभी 6 बजे तक का सिस्टम तो इन लोगों से मैनेज होता नहीं है। टाइम लिमिट तो यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी एक्सपैंड किया गया है या फिर नहीं किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा और टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी जाएगी। अल्टीमेटली होगा क्या? आधी रात को सड़कों पे हुड़दंग देखने को मिलेगा। अब इसको ये कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता बहुत ही प्रो हिंदू है और बहुत ही सनातनी टाइप की है, इसलिए इस तरीके के इन्होंने एक्शन लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक और वीडियो इनकी इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है एंड हनुमान जी को इंसल्ट करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। एक बार जरा देखो। हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं ये हनुमान है। जब तक इनकी पूंछ में आग नहीं लगती तब तक इनको अपनी पावर्स याद नहीं आती। हनुमान जी के बारे में इस तरीके की बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। दशहरा, दिवाली, रामलीला का सीजन यहाँ पर चल रहा है और राम जी के सबसे बड़े भक्त यानी कि हनुमान जी को लेकर के कहा जा रहा है कि जब तक इनकी पूंछ में आग नहीं लगाई जाती तब तक इनको अपनी पावर्स की याद नहीं आती। सबसे पहली चीज तो दिल्ली के अधिकारियों को हनुमान जी के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? दिल्ली के कितने सारे अधिकारी होंगे जो भ्रष्ट होंगे, जो उल्टी सीधी हरकतें करते होंगे, जो पान तंबाकू और बीड़ियां पीते होंगे, क्या वो हनुमान जी हैं? यहाँ पर हनुमान जी हमारे भगवान हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि मैं तो प्रो हिंदू हूं, रात को 12 बजे तक यो फेस्टिवल होंगे यहाँ पे। बीजेपी के अपने चीफ मिनिस्टर्स के बीच में ना एक होड़ लगी होती है कि कौन आखिरकार ज्यादा कट्टर बन के दिखाएगा, कौन ज्यादा प्रो हिंदू बन के दिखाएगा। लेकिन इस होड़ के बीच में कभी कभी ये लोग लाइन क्रॉस करने का काम करते हैं, जैसे कि ये हनुमान जी को लेकर इंसल्ट कर रही है रेखा गुप्ता। उसी तरीके से एक और इनके चीफ मिनिस्टर है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने एक नई इन्वेंशन करी है, नकल जिहाद की इन्वेंशन। युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया यहाँ पर मिलकर के नकल जिहाद करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक करा रहे हैं कोचिंग माफिया। यहाँ पर पेपर लीक अगर कोचिंग माफिया करा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो आखिरकार धामी जी, और आपके मोदी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसी पेपर लीक को लेकर के देहरादून में इस टाइम पर काफी तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का। रिसेंटली उत्तराखंड में यूके एसएससी के यहाँ पर एग्जाम्स हुए, ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन, एंड उसमें ये पता चला कि पेपर लीक हो गया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स है उनका गुस्सा इस तरीके से फूट के निकला कि पूरे देहरादून में यहाँ पर प्रोटेस्ट का माहौल देखने को मिला। अब इस पेपर लीक के पूरे मैटर के ऊपर एसआईटी फॉर्म करी गई, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इसको एक्ट ऑफ कवर अप बता रहे हैं। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इस पूरे मैटर की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2023 में खुद बीजेपी एंटी चीटिंग लॉ लेकर के आई थी, लेकिन अभी तक बीजेपी से ये सब चीजें नहीं रुक रही हैं। इसको लेकर के बीजेपी सरकार को खूब बैकलैश मिल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। इनफैक्ट प्रोटेस्ट में यहाँ पर नारे लग रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़ के।
इनफैक्ट ये जो प्रोटेस्ट सिर्फ देहरादून में अभी तक देखने को मिल रहा था, इस टाइम पर हरिद्वार में और अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में एक तरीके से स्टूडेंट जो है यूनाइट हो चुके हैं। अब इनको क्या बोलोगे, ये भी डीप स्टेट एजेंट है या फिर कांग्रेस के लोग हैं? अब सोचो, जहां पर स्टूडेंट्स के बीच में इतना ज्यादा गुस्सा है पेपर लीक को लेकर, वहां पर बीजेपी क्या कर रही है, नकल जिहाद की बातें कर रही है। ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद ही लोगों की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है, फिर कहते हैं कि ये इधर उधर के एजेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और अब बात करना चाहूंगा समीर वानखेड़े के बारे में। 4 साल हो चुके हैं समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच के लफड़े को, लेकिन अभी भी लफड़ा खत्म होने का यहाँ पर काम नहीं कर रहा। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस कर दिया है एंड समीर वानखेड़े का यहाँ पर ये कहना है कि आर्यन खान का जो रिसेंट शो आया था बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें समीर वानखेड़े का गलत तरीके से पोर्ट्रेयल किया गया है। आज हम यहाँ पे रेड करेंगे, सत्य में जयते। अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड मैंने देखा और उसमें उस वाले सीन को रिक्रिएट यहाँ पर किया गया था, समीर वानखेड़े वाले सीन को, लेकिन समीर वानखेड़े का कहीं पर भी नाम नहीं लिया गया, कहीं पर भी एनसीबी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन समीर वानखेड़े ने अपने आप ही समझ लिया ये मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही है, यहाँ पर उस कैरेक्टर की वहां पर खिल्ली उड़ाई गई है भाई लिटरली, और समीर वानखेड़े अपने ऊपर ले रहा है उसको। मतलब कोई भी बंदा जिसमें 2 रुपए की शर्म होगी वो सोचेगा कि यार मेरे को दिखाने की कोशिश करी गई लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया, मैं इसमें कुछ नहीं कहता तो मैं यहाँ से पतली गली से निकल लूंगा। लेकिन समीर वानखेड़े बीइंग समीर वानखेड़े, इसने ऑब्वियस कर दिया कि वो जो फनी कैरेक्टर था वो मैं ही था यहाँ पे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ के कॉम्पेंसेशन की मांग करी है और ये कहा है कि ये जो 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन है वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे अगर वो इस केस को जीत गए। 2 करोड़ का डेफेमेशन केस किया है और 2 करोड़ जीत गए तो यहाँ पर वो हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे, लेकिन अगर हार गए तो क्या करोगे समीर भाई, और लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं एंड जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तो लोगों ने पूछा है कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान मैच खेल सकते हैं तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज करने में आखिरकार क्या प्रॉब्लम थी। एंड अब इसको लेकर दिलजीत दोसांझ ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है अपने लाइव कॉन्सर्ट के बीच में, जरा एक बार सुनो। आओ मेरे देश का झंडा, ऑलवेज रिस्पेक्ट है साडे नाल। एक छोटी जी गल करने वाली है कर, जदों मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी जदों ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे, और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, असी उदों भी निंदा की, उदों भी अरदास की, अज भी अरदास करते हैं कि जिन्होंने भी वो हमला किया उन्होंने सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। असी अपने देश के नाल पर आज ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ मैच होए हैं ਇਹਦਾ ਤੇ मेरी फिल्म का फर्क बहुत है। साडी फिल्म पहला शूट हुई सी, मैच बाद शुरू ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਹੈ, मैं चुप रहा, मैं अपने अंदर रखिया सारी गल्लां, मैं बोलिया नहीं, मेरे को जवाब बहुत है। फिल्म पहले शुरू हुई थी और मैचेस यहाँ पर बाद में शुरू हुए, काफी लॉजिकल यहाँ पर बात बोली जा रही है, लेकिन जहां पर ऑलरेडी गोबर भर रखा हो वहां पर लॉजिक आखिरकार कैसे घुसेगा? सिंपल सी बात है। इनफैक्ट ये बात बोल के दिलजीत दोसांझ ने उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया जो लोग दिलजीत दोसांझ की मूवी को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे एंड ये कह रहे थे कि इंडिया में मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई बाहर, इसने काफी अच्छा बिजनेस किया, अल्टीमेटली इंडिया में ये मूवी रिलीज नहीं हुई। इंडिया में मूवी रिलीज होती तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस से इसके पैसे भी कमाती। ठीक वैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे उसमें बीसीसीआई पैसे कमा रही है और पाकिस्तान की सरकार भी पैसे कमा रही है। पाकिस्तान की सरकार पैसे कमा रही है, इन लोगों को ये गवारा हो जाएगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसे कमा लेती या फिर एक इंडियन आर्टिस्ट अपनी फिल्म इंडिया में रिलीज कर देता, ये इन लोगों को गवारा नहीं है क्योंकि इसका नाम दिलजीत दोसांझ है। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगाने वाले इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस करवा रहे हैं उनके ऊपर एंटी नेशनल का टैग क्यों नहीं लगा रहे आखिरकार? बीसीसीआई के अध्यक्ष या फिर आईसीसी के चेयरमैन, इन सबको एंटी नेशनल आखिरकार क्यों नहीं बोला जा रहा? अगर आज इनको एंटी नेशनल बोल दिया ना तो कल इनका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा, आईटी सेल से निकाल दिया जाएगा पूरी तरीके से। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी भड़ास को जरूर निकालना है। इसी के साथ प्रो सनातनी रेखा गुप्ता और शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के लफड़े के बारे में आपका क्या सोचना है, इसके बारे में भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।